हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। मार्क्स से आपके लिए 6 क्वेश्चन है, हर एक पर 1 नंबर, दैट आपको कुल अंक मिलेंगे यहाँ पर 6। एफ दिया है 5x द्वारा प्रदत्त फलन जो R से R में परिभाषित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक रैखिक बहुपद फलन है। रैखिक बहुपद फलन हमेशा R से R में प्राच्छादक फलन होता है, अतः इसका सही आंसर होगा ए वाला। वर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। 4 आंसर्स आपके लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स √3, ये तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, 60 डिग्री पर होता है √3, दैट इज tan का मान 60 डिग्री पर √3 है, तो ये हो जाएगा π/3। यहाँ अगर आप देखें तो सेक इनवर्स -2 पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2 आप लिख सकते हैं। अब सेक इनवर्स 2 जो है वो होगा हमारे पास 60 डिग्री, अगेन 60 दैट इज π/3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। π/3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस पाई, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज π/3। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इनका एलसीएम 3 है, हो जाएगा π-3π प्लस पाई। सॉल्व करेंगे तो प्लस साइन है 2π माइनस 3π, दैट इज माइनस π/3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वाला। यदि ए बराबर आपको दिया हुआ है एक 2/2 मैट्रिक तथा a + a' बराबर आई है, तो हमें अल्फा का मान ज्ञात करना। 4 आंसर्स आपको गिवन है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर a ये दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज जो है वो रो को कॉलम में बदल लेना है आपको। हो जाएगा आपके पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा। इसलिए यदि आप ऐड करेंगे a + a ट्रांसपोज तो बोलता है वो i के बराबर है। a की जगह आप वैल्यू रखेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो है साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस आपने करना है इसका ट्रांसपोज आपने लिया हुआ है, परिवर्त लिया हुआ है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल में है i तत्समक आव्यूह 1 0 0। जब आप इनको जोड़ेंगे, आप जानते हैं इनका अगर कोटि समान है तो संगत अवयव जुड़ जाते हैं। cos अल्फा प्लस cos अल्फा दैट इज 2 cos अल्फा। यहाँ जब आप इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 2 cos अल्फा बराबर में है 1 0 0 1। अब 2 अवयव यदि बराबर है तो संगत अवयव भी समान होंगे, दैट इज 2 cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब cos अल्फा बराबर 1/2। तो यहाँ से अल्फा जो है वो हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री π/3। इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट। यदि a एक 2/2 कोटि का वर्ग अवयव हो तो सारणिक 5 गुणित a का मान होगा। 4 आंसर्स आपके लिए गिवन है। तो चूंकि हम जानते हैं कि a जो है वो 2/2 कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो सारणिक 5 गुणित a का जो मान होगा वो होगा 5 का वर्ग गुणित सारणिक a। अगर ये 3/3 का होता तो 5 की घात 3 हो जाता, 4/4 का होता तो 5 की घात 4 हो जाती, लेकिन अभी ये 2/2 का है, इसलिए इसका जो मान होगा वो होगा 5 की घात 2 गुणित सारणिक 1। 5 की घात 2 मतलब 25 सारणिक 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी ही है। क्वेश्चन है आपके लिए, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता 0.5 तथा बी की प्रायिकता 0 के बराबर है, तो हमें ज्ञात करना है ए के होने की प्रायिकता, जबकि बी हो चुका है। तो क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b जो है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और ये तभी परिभाषित होता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो 0 ना हो।
लेकिन यहाँ तो हमें गिवन है b की प्रायिकता शून्य ही है, इसलिए ये प्रायिकता परिभाषित नहीं हो सकती। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी वाला। यदि सारणिक 2x2 का सारणिक दिया है आपके लिए, पहली बनती है x2 और सेकंड है 18x, तब हमारे पास ये 0 के बराबर यदि हो तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो जैसे हम जानते हैं सारणिक को हल करना, ये मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा होगा तो होगा x वर्ग, और ये हमारे पास 18 और 2 का गुणा हो जाएगा तो होगा 36 बराबर 0। यहाँ से क्या हो गया, x वर्ग बराबर 36, मतलब x बराबर होगा 100 कर दी 36, मतलब x बराबर 106। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वाला। सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 गुणित 7, 7 क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं और 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, y बराबर अंडर रूट e की घात रूट x लिखा हुआ है, e की घात रूट x का ओवर रूट लगा हुआ है, जहाँ x बड़ा है 0 से, तो हमें ज्ञात करना है इसका डेरिवेटिव। तो डेफिनेटली इसका जब हम अवकलन करेंगे तो चेन रूल से इसका अवकलन होगा, पहले इस वर्गमूल का होगा, इस वर्गमूल का जब आप करेंगे तो होगा 1/2 करनी e की घात रूट x। फिर जब आप इस e की घात का अवकलन करेंगे तो होगा e की घात रूट x। फिर जब आप इस रूट x का करेंगे तो होगा अवकलन 1/2x। हल कर सकते हैं, 2 का गुणा 2 में होगा आपके पास, तो हो जाएगा बट्टे में 4, ये लिख सकते हैं आप करनी x। और चूंकि यहाँ अगर हम देखें तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो एक घात से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ अगर बचेगा 1/2 की घात, मतलब हम लिख सकते हैं करनी के अंदर e की घात रूट x। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सही। इसमें खाली स्थान की पूर्ति में लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर e की घात रूट x का स्क्वायर रूट, और पूरी के बट्टे पर आएगा आपके पास 4 करनी x। वही है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर प्रति सेकेंड त्रिज्या r के सापेक्ष, जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि हम जानते हैं वृत्त जिसकी त्रिज्या r है यदि, तो उसका क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई r वर्ग। दोनों पक्षों का यदि हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dr बराबर हो जाएगा हमारे पास 2πr, और इसलिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है तो dA/dr, जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है, r की जगह आप 5 रख देंगे तो 5 का गुणित 2 में होगा तो हो जाएगा आपके पास 10 पाई। तो क्षेत्रफल की बात करें तो होगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस के सापेक्ष है पर सेंटीमीटर, एक यूनिट आप काट सकते हैं, तो आंसर होगा आपके पास 10 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ जो आपको खाली स्थान दिख रहा है उसमें आपको लिखना है 10 पाई सेंटीमीटर। वही थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, समाकलन ज्ञात करना है। तो चूंकि आप जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का जो योगफल है वो हो जाता है π/2। अब π/2 है, π/2 कांस्टेंट होता है, समाकलन के बाहर चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास केवल 1 का समाकलन। अब 1 का समाकलन आप जानते हैं होगा π/2 इंटू x और प्लस 1 कांस्टेंट। तो यहाँ जो आपको खाली स्थान है इसमें केवल लिखना है π/2x धन c। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि अगर अवकल समीकरण है और उसमें विशिष्ट हल अगर हमने लिया हुआ है तो विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या जो है वो होती है 0। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित अचर स्वेच्छ अचरों की संख्या 0 होती है। वही हमारे पास क्वेश्चन है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 सदिश होता है। आप जानते हैं यहाँ पर यहाँ जाएगा आपके पास 0 सदिश। x, y और z अक्षों की दिक् कोसाइन क्रमशः,
तो जैसा कि हम जानते हैं एक्स अक्ष के लिए दिक् कोसाइन 1 0 0 होती है, वही वाई अक्ष के लिए 0, 1, 0 होती है, और जेड अक्ष के लिए जो है दिक् कोसाइन जो है वो 0, 0, 1 होती है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो एक्स अक्ष के लिए 1, 0, 0 है, जबकि वाई अक्ष के लिए 0, 1, 0 है, और वही जेड अक्ष के लिए दिक् कोसाइन होगी 0, 0, 1। लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए e की घात x fx धन f डैश x जो है इस पूरे का समाकलन, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ आंसर होगा e की घात x fx धन c। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, खंड आ दिया है, खंड बा दिया है। 6 क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए आंसर्स जो है वो 7 दिए हुए, तो आपको ध्यान रखना है कोई एक आंसर होगा नहीं इसमें से, और पहले 4 जो है वो अनिश्चित समाकलन है, तो इनके जो आंसर है उनमें सी आना चाहिए, और अगले 2 क्वेश्चन जो है एक सारणिक का है और एक अवकलज का है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर tan x का जो समाकलन है वो होता है log mod sec x या माइनस log mod cos x धन c, इसलिए पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा f वाला। cot x का जो समाकलन है वो आप जानते हैं log mod sin x धन c होता है, इसलिए दूसरे का आंसर a वाला होगा। sec x का समाकलन आप जानते हैं log mod sec x धन c है, मतलब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर होगा g वाला। cosec x का समाकलन log mod cosec x माइनस cot x धन c है, मतलब इसका आंसर हो गया हमारे पास e वाला। तो समाकलन तो सभी फार्मूले हैं, इसलिए आप आसानी से कर पा रहे हैं। इनका आंसर हमको चेक करना पड़ेगा, जैसे ये है सारणिक, तो इसके मेन डायगोनल का आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें cos स्क्वायर x, और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो है वो होता है हमारे पास cos 2x, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है b वाला। वही हमारे पास है sin 2x का अवकलज x के सापेक्ष, तो हम जानते हैं चेन रूल से साइन का अवकलन हो जाएगा हमारे पास cos 2x, और जब हम 2x का करेंगे तो हो जाएगा इंटू में 2, दैट इज 2 इंटू cos 2x, तो इसका जो आंसर है वो है डी वाला। 6th क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा हमारे पास डी वाला। प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं आपके लिए, 7 नंबर आपको देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है तुच्छ संबंध किसे कहते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि फाई जो है वो ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय है, जिसे हम तुच्छ संबंध, रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। तो वही आपको लिखना है कि चूंकि संबंध फाई उपसमुच्चय ए क्रॉस ए का, इसलिए संबंध फाई को तुच्छ संबंध कहते हैं। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स जो है वो एक एंगल है, तो हमने मान लिया कि बात साइन इनवर्स 1/2 जो है वो थीटा के बराबर है। 1/2 बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब चूंकि आप जानते हैं 1/2 जो है वो होता है 45 डिग्री पर π/4 रेडियन में, इसलिए यहाँ से आपके पास होगा थीटा बराबर π/4 या π/4 इज इक्वल टू थीटा। ये एक नंबर है आपके पास, ये 2 नंबर है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 व 2 से साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/4 रेडियन। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, तो आप आंसर देंगे कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। यहाँ लिखना है आपको वह आव्यूह जिसमें केवल
एक ही स्तंभ हो। स्तंभावयव कहलाता है। स्तंभावयव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो हमारे पास है इसका परिमाण यदि हमें चाहिए तो आई कैप धन जे कैप धन के कैप का परिमाण, इसका परिमाण जो है वो हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। आई कैप के सामने आप एक का गुणा देख रहे हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का भी 1 है और के कैप का भी 1 है। दैट इज एक का वर्ग धन एक का वर्ग धन एक का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल, मतलब हो जाएगा हमारे पास एक धन एक, मतलब हो गया करनी 3। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए की प्रायिकता 0.3, बी की प्रायिकता 0.4, तब हमें ज्ञात करना है बी के होने की प्रायिकता, जबकि ए हो चुकी है। तो चूंकि हम जानते हैं बी के होने की प्रायिकता जबकि ए हो चुकी है, वो दिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तभी परिभाषित है जबकि ए की प्रायिकता शून्य ना हो। तो ए की प्रायिकता हमको दिख रही 0.3 है, इसलिए दिक्कत नहीं। लेकिन हमको साथ में दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो स्वतंत्र घटना है और इसलिए ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगा, तो आपके पास बचा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी की जो प्रायिकता है वो आपको दिख ही रही है, तो 0.4, यही हमारा आंसर होगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कॉज ऑफ सेक इनवर्स एक्स धन कॉसेक इनवर्स एक्स का मान आपको ज्ञात करना, जबकि एक्स का मापांक 1 से बड़ा या बराबर है। तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास लिखा हुआ है कॉज ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये जो सम है हमारे पास वो होता है π/2, मतलब हो गया हमारे पास ये कॉज ऑफ π/2, कॉस π/2 कॉस 90 डिग्री बराबर होता है हमारे पास 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास शून्य के बराबर। वही हमारे पास लिखा हुआ है, एक उत्पाद की x इकाइयों से प्राप्त कुल आय रुपयों में फलन Rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 तो सीमांत मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, आपको ये फलन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो r' ऑफ x हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 36 और इसलिए r' ऑफ जब x का मान आपको 15 दिया हुआ है तो यहाँ 15 रख लीजिए, हो जाएगा हमारे पास 6 × 15 प्लस 36, 15 का गुणा 15 गुणी 6 कर लिया 90 हो गया और धन आपने 36 कर देना है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 126 रुपया। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर है, 6 क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन, अवकल समीकरण की कोटि 2 है। तो आप देख रहे हैं y का अवकलन 2 बार मैक्सिमम कर रहे हैं आप, इसलिए इसकी कोटि 2 है, ये सत्य है। तो इसका आंसर होगा आपके पास ट्रू या सत्य। दूसरा हमारे पास है a सदिश और b सदिश के बीच का कोण 60 डिग्री है। तो चूंकि हम जानते हैं दो सदिशों के बीच का कोण यदि ज्ञात करना है तो वो होता है a सदिश डॉट b सदिश बट्टे a का मापांक गुणित b का मापांक। आप इसको चेक कर लीजिए, इन दो सदिशों का गुणनफल जब आप करेंगे तो हमारे पास होगा a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2। तो जब आप गुणा करेंगे एक में एक का गुणा 1 हो गया, यहाँ b1 1 है और b2 जो है ऋण 1 है, गुणनफल ऋण 1 है। c1 c2 की बात करेंगे तो वो ऋण 1 है, बटे में करने के अंदर 1 का वर्ग 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, मतलब हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास कुछ वही आ रहा है, 1 से 1 तो कटेगा, बचेगा ऋण 1 बटे 3। अब आप देखें यहाँ पर
तो कॉस का मान हो गया ऋण का, मतलब थीटा जो है वो हो गया हमारे पास अधिक कोण हो गया। और इसलिए हमारे पास ये जो कथन है कि इसके बीच का कोण 60 डिग्री है, ये असत्य है। वही हमको दिया है अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक। तो चूंकि हम जानते हैं ये दिया हुआ अवकल समीकरण जो है वो रेखिक अवकल समीकरण है, y में रेखिक है और यहाँ p का जो मान है वो ऋण 1 के बराबर है। इसलिए समाकलन गुणांक जो है वो होगा e की घात p dx, मतलब हो गया आपके पास e की घात p का मान ऋण 1 है और यहाँ पे आ गया हुआ आपके पास dx। ऋण 1 तो बाहर आप ऋण बाहर निकाल लीजिए, एक का समाकलन x ही होता है, मतलब होगा e की घात ऋण x, जो कि हमारे पास सत्य है। इसका आंसर होगा हमारे पास ट्रू। वही हमारे पास है फलन x से y में परिभाषित है, एक आच्छादक फलन है, तब f का जो परिसर है वो डेफिनेटली कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। और जो कि लिखा हुआ है कि f का परिसर y ही है, इसलिए ये कथन भी सत्य है। tan इनवर्स 1/2 धन tan इनवर्स 1/3 का मान tan इनवर्स 1/5 है, ये सत्य है या असत्य हमको ज्ञात करना है पहले। तो इसके लिए हम जानते हैं कि tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y बराबर हो जाता है tan इनवर्स x धन y/1 ऋण xy, जबकि x इंटू वाई का मान 1 से कम है। तो यहाँ आप देख रहे हैं x का मान 1/2 है, y का मान 1/3 है, इनका गुणनफल 1/6 जो 1 से छोटा है, इसलिए इस फार्मूले को आप लगा सकते हैं। तो होगा tan इनवर्स x डबल x की जगह 1/2 धन tan इनवर्स 1/3 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 धन 1/3 पूरे के बटे में 1 ऋण 1/2 गुणित 1/, इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से। मिल जाएगा tan इनवर्स, यहाँ लघुत्तम ले लीजिए जो कि आपके पास 6, जो कि 3 धन 2, यहाँ बटे में भी लघुत्तम 6, जो कि 6 ऋण 1, ये 6 से 6 काट सकते हैं आप, हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3 और 2 5 होता है, 5/5, मतलब हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 45 डिग्री भी होता है, वो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स 1/5 जो कि सत्य नहीं है, होना चाहिए था tan इनवर्स 1, लेकिन लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/5, इसलिए ये दिया हुआ जो कथन है वो असत्य है, दिया हुआ कथन जो है वो असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगर a और b दो आव्यूह हैं, इनकी कोटियाँ दे रखी हैं आपको, तो a इंटू बी की कोटि हमें याद करना है कि जैसे कि हम जानते हैं जब a इंटू बी हम करेंगे, a जो आव्यूह है उसकी कोटि है m इंटू n के बराबर, और b की जो कोटि है वो है n इंटू पी के बराबर। तो डेफिनेटली इनका गुणा तभी होता है जब पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ये बराबर है इसलिए गुणनफल होगा इनका। और जब हम गुणा करेंगे तो जो नया आव्यूह हमारे पास बनेगा वो मान लीजिए हमारे पास CIJ के जैसा होता है, तो उसकी कोटि जो होगी वो हो जाएगी m इंटू पी के बराबर, जो हमको यहाँ दिख रही है, इसलिए जो दिया हुआ कथन है ये सत्य है।